चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास +2 का इस टाइम पे माहौल बना हुआ है कि कुछ दिन बाद वाइवा होने वाला है जी, अकाउंट्स का। ठीक है, वाइवा की तैयारी समझ में नहीं आती कहां से करें। पहले मैं आपको 2-3 हिंट दे देता हूं। वाइवा अकाउंट्स का मैक्सिमम क्वेश्चंस वाइवा के होते हैं वो होंगे कैश फ्लो के और रेशियो के। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वाइवा की जो प्रिपरेशन है, कैश फ्लो का चैप्टर और रेशियो का चैप्टर। ठीक है जी, कैश फ्लो और रेशियो के चैप्टर्स में से 80-85% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैश फ्लो और रेशियोज में से। उसके बाद के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं जो आपका टीचर वाइवा के क्वेश्चन सुन सकता है। तो इस वीडियो में वैसे आप सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ फाइल बनाई हुई है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ 50 से क्वेश्चंस की फाइल है। ये क्वेश्चंस मैंने कोई भी वहां से उठा के नहीं डाले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो पिछले 5 साल से बच्चे वाइवा दे के आते हैं, ठीक है जी, उनसे मैं पूछता हूं कि आपके टीचर ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। उसकी एक पीडीएफ फाइल मैंने बना के रख दी, तो यूट्यूब पे भी डल जाएगी, उसके नीचे इसकी फाइल का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले कैश फ्लो रेशियो के क्वेश्चंस पूछेंगे भर भर के। अब आप लोग जो मर्जी रो लो हंस लो कि सर रेशियो चैप्टर नहीं मजा आ रहा, रेशियो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वाइवा वाला टीचर पूछेगा ही रेशियो और कैश फ्लो के। तो आपको कमांड बनानी पड़ेगी। आपके फाइनल पेपर कोई 3 दिन के बाद नहीं है कि मैं कहूं कि रेशियो चैप्टर छोड़ दो। 40 डेज के बाद पेपर है, 45 डेज के बाद पेपर है, तो अभी तक रेशियो का चैप्टर इजीली हो सकता है। 2-3 दिन और लगेंगे, लेटेस्ट खत्म हुआ है तो मैं तो तैयारी करवाऊंगा ही, तो घर पे भी कर सकते हो। इसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है, बैलेंस शीट के मेजर हेड सब हेड, उसमें से क्वेश्चंस पूछेंगे। शेयर कैपिटल में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल में से जो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 10% चांसेस है यहां से पूछेंगे। बाकी अगर जो पार्टनरशिप है 5% चांसेस है वहां से पूछ सकते हैं। तो मेनली ये रेशो का फंडामेंटल रहने वाला है। जिसको तो ये है कि चलो यार हमें मोटा मोटा तो आता हो, टीचर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे आ जाएं, तो आप 2 चैप्टर कर जाना, कैश फ्लो और रेशियो। करना कैसे है, या तो डीके गोयल वाली बुक उठाओ, उसके पीछे शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है रेशियो और कैश फ्लो के, वो याद कर लो अच्छे से। अदरवाइज जिसको तो कुछ नहीं करना, ये मैंने 48 क्वेश्चन डाले हैं, 48 पता नहीं 49 क्वेश्चन। तो जिसको तो 80-90% तैयारी करनी है, 80-85% तैयारी, वो तो आपका इसी पीडीएफ में कवर हो जाएगा। बात करते हैं हमारी ट्यूशन के बच्चों के लिए जो कहता है 80-85% तैयारी नहीं करनी, पूरी तैयारी के साथ जानना है, 100% तैयारी के साथ। हो सकता है सामने वाला टीचर एक ही क्वेश्चन पूछे जिसका रोल नंबर लास्ट में है, लेकिन अगर मुझे अपनी प्रिपरेशन पे जाना है तो मैं वाइवा प्लस बोर्ड की इकट्ठी प्रिपरेशन करता हूं। उसका हमारे ट्यूशन वाले बच्चों के लिए करने का पैरामीटर देख लो जी क्या है, अगर आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं प्रेफरेंसेस लिखवा रहा हूं, ये वाइवा वाले 48 क्वेश्चन करो। सबसे पहले कम से कम 3-4 बार होने चाहिए, जब तक ऐसे ना लगे भाई साहब कुछ भी पूछ लो यार बोर हो गए करके। जब ये फीलिंग अंदर से आ जाए कि बोर हो गए, तो समझ लेना ये 48 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। इसके बाद अगर आपको करने, आपको याद है हमारे वाली बुक में नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स। हर चैप्टर से पहले हैंड रिटन नोट्स है हमारे पूरे सिलेबस के। तो वो नोट्स पढ़ो, किसके, रेशियो के और कैश फ्लो के। क्योंकि जो ये 48 क्वेश्चन डाले हैं ना मैंने, ये पूरे सिलेबस के थोड़ी ना है, ये तो मैंने बच्चों से पूछे हैं कि कौन कौन से टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है। हर साल 10-15 क्वेश्चन पता लग जाते थे तो 50 क्वेश्चन की फाइल बन के रेडी हो गई, लेकिन उसमें रेशो सारी थोड़ी ना कवर की हुई है। तो दूसरे नंबर पे आपको करनी है जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो। इससे भी संतुष्टि नहीं होती, नहीं जी सर ये तो कर लिया, ये तो हमसे वैसे ही हो गया 1 घंटे में ही, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आपको पता है हो जाएंगे। रेशियोज के ज्यादा है ना, कैश फ्लो के तो हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे 48 क्वेश्चन, नंबर 2 पे हैंड रिटन नोट्स, नंबर 3 पे आप अपनी बुक उठाओ डीके गोयल टीएस गरेवाल की जो भी है, डीके गोयल टीएस, उसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, बस खत्म हो जाएगा। इतनी तैयारी करनी है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो अभी मैंने कैश फ्लो रेशियो के बता रहा हूं। तो जो ये नोट्स मैंने रेशियो और कैश फ्लो के बताए हैं, साथ में आपको एफएस के भी कर लेने हैं जिसको 100% तैयारी करनी है, और शेयर कैपिटल के भी, डिबेंचर के भी। ये मत सोचना कि मेरे को वाइवा के लिए जाना है, ये सोचो मुझे बोर्ड के लिए जाना है, बात खत्म। वाइवा तो पार्ट है ना पूरे बोर्ड एग्जाम्स का। तो अगर तो किसी को ये तैयारी करनी है कि चल यार मोटी मोटी तैयारी हो जाए, 80% बहुत है, फिर तो आप रेशियो और कैश फ्लो कर लो, ये 3 सीक्वेंस में 48 क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स और बुक के पीछे शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन जिनको 80% तैयारी में नहीं जाना, 100% तैयारी में जाना है, तो उसको एफएस के नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे,
नोट्स पढ़ूंगा मेरे लिए घाटा क्या है यार, वाइवा भी तैयार हो जाएगा, बोर्ड के पेपर भी तैयार हो जाएंगे, शेयर कैपिटल के भी, डिबेंचर्स के भी, हैंड रिटन नोट्स एंड फिर उसके बाद वही शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। करें जी स्टार्ट। अब बिना टाइम वेस्ट किए फाइल पे आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक के साथ और आंसर के साथ गिवन है, विद आंसर्स गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले कैश फ्लो के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी हमारा रिवीजन में भी कैश फ्लो स्टार्ट हो जाएगा आज से, और उसके बाद रेशियो के हैं। कह रहे हैं कौन सा एएस डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ। AS3, AS की फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन इशू करता है? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया पहला AS3। मतलब आप सोचो कि इतना सा क्वेश्चन आप खुद आके मुझे बताओगे, अगर हमारे 30 बच्चे हैं ना, कम से कम 5 से 10 बच्चे बताएंगे कि हमसे AS पूछा था, कैश फ्लो किस AS के अकॉर्डिंग बनता है? AS3। AS कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो जो होते जा रहे हैं बुक में टिक मारते चले जाना, पेन हाथ में रखो, ठीक है जी, टिक मारते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 2 कितने मेथड्स हैं कैश फ्लो को प्रिपेयर करने के? 2 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड। देखना लिखा हुआ है, हाँ, नोट इन सिलेबस ओनली डायरेक्ट मेथड इज एप्लीकेबल इन अवर सिलेबस। चलो जी सर, अच्छा नोट्स बना हुआ है, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई ऐसी आइटम जो कैश है या कैश के इक्वल वैल्यू कैरी करता है। हमारे इस चैप्टर में 7-8 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम होते थे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और क्या लिखा हुआ है? करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे ना 2 ये भी लिखे हुए हैं, कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल। कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल ना, ये करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये जो देखो जो 4, 5, 6 है ना, इनका मतलब तो एक ही होता है, नाम अलग अलग है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सिमिलर सी चीजें होती हैं। शेयर्स खरीद लिए, छोटे टाइम के लिए FD करा ली, इसके अंदर की एग्जाम्पल्स हैं ये कमर्शियल पेपर और टी बिल। टी बिल आपको +1 के इको में पता नहीं बिजनेस में आया था शायद, किसी को याद है? ट्रेजरी बिल 14, ट्रेजरी बिल 21, ट्रेजरी बिल, ऐसे। ये सिंपली FDs होती हैं गवर्नमेंट के पास, आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है जी। तो इनकी ये एग्जांपल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल या कमर्शियल पेपर। जैसे हम बोलते हैं ना FD, अब मैंने यहाँ पे 8 आइटम्स में से FD कहीं नहीं लिखाया, तो FD क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट। तो FD इज अ पार्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। सेम ऐसे ही FD के साथ साथ कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल भी उसके पार्ट है, तो याद कर जाना। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो की कितनी क्लासिफिकेशन होती है? 3, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। टिक करो चौथे को भी। उसके बाद कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो है जो नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने नॉन करंट एसेट्स खरीदी तो वो कैश आउटफ्लो है, अगर आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेची तो वो कैश इनफ्लो है। इसकी एग्जांपल क्या है? प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या नॉन करंट एसेट से। पढ़ के देखो जी इसका आंसर 5th का। इट इज रिलेटेड विद सेल एंड परचेज। परचेज के ऊपर मैंने माइनस लिखा है, सेल के ऊपर मैंने प्लस लिखा है। लिखो जी, परचेज के ऊपर माइनस, सेल के ऊपर प्लस। परचेज करने से पैसा जाएगा, सेल करने से पैसा आएगा। 2 चीजों से रिलेटेड होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिखा हुआ है NCA एंड NCI, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट में भी स्पेशली PPE एंड IE, ठीक है जी। बाकी सारा कुछ इसके बीच में लिखा हुआ है। इनफ्लो से सेल करेंगे तो इनफ्लो होगी, बेचे परचेज करेंगे तो आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर कैपिटल या बोरोइंग से। बोरोइंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। कह रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटेड है शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल इशू करोगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड। अगर शेयर कैपिटल वापस करोगे बाय बैक तो पैसा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। या फिर बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के ब्रैकेट में मैंने लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट, पहले सिर्फ नॉन करंट होता था, आजकल करंट और नॉन करंट दोनों है, जिसमें थोड़ा एक्टिव हो जाओ बेटा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2 चीजों से रिलेटेड है, शेयर कैपिटल से और बोरोइंग से। कौन सी बोरोइंग? चाहे वो शॉर्ट टर्म वाली हो चाहे लॉन्ग टर्म वाली हो। शॉर्ट टर्म वाली कौन सी होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट, CC लिमिट। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर लोन ले रहे हैं, लोन टेकन,
ये कैश इनफ्लो हो गई। अच्छा, अगर लोन रीपेड है तो आउटफ्लो। कह रहे हैं इस लोन से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, ये लोन लिया, ठीक है, लोन प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसका लेना देना अलग काउंट करना है, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड, बोलो जी इनफ्लो के आउटफ्लो माइनस होएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हम पढ़ी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रही है, ठीक, समझ में आ गया। एक प्रिंसिपल आइटम को देखना है कि लोन आ रहा है तो ऐड हो जाएगा इनफ्लो, लोन जा रहा है रीपे कर रहे हैं तो आउटफ्लो माइनस हो जाएगा, प्लस इसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आउटफ्लो। अब मैं इससे आपका एक क्वेश्चन पूछता हूं जो वाइवा वाला टीचर पूछ सकता है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? कैश फ्लो, जो कैश की बातें करता है, आउटस्टैंडिंग वाली की बातें नहीं करेगा, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 टिक करो, 7th। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने एक्सप्लेन कर दी, ये सारे रिटर्न में है, पढ़ लेना। 7th, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिविडेंड? दो तरह के डिविडेंड होते थे, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड को बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, बोलोगे एक बार? प्रपोज डिविडेंड का दूसरा नाम फाइनल डिविडेंड। ये वो होता है जो हर साल हम जो पैसा कमाते हैं ना 31 मार्च तक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, वो सारा पैसा एक दूसरे को बांटना, दैट इज कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम। किसको बांटना? शेयर होल्डर को। उसमें से जो बांट दिया उसको डिविडेंड बोलते हैं, जो नहीं बांटा उसको जर्नल रिजर्व या रिजर्व बोलते हैं। जो प्रॉफिट बांट दिया दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जो नहीं बांटा दैट इज कॉल्ड रिजर्व। वो रिजर्व जर्नल रिजर्व भी हो सकता है, रिजर्व फंड वगैरह भी हो सकते हैं। दूसरा डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कंपनी अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, उन्होंने देखा इस बार हमारे टाटा सियारा की बड़ी सारी गाड़ियां बिक गई दिवाली पे, तो फिर वो क्या करते हैं दिसंबर जनवरी में जुलाई में साल के मिड में एक और डिविडेंड बांटते हैं अपने शेयर होल्डर को कि हमने प्रॉफिट कमाया है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम का मतलब ही होता है बीचों बीच, फाइनल नहीं, साल के बीचों बीच एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक बार के लिए फिर से टाइप ऑफ डिविडेंड कौन से होते हैं? प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड वो होता है जो हर साल हम देते हैं अपने शेयर होल्डर को। इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड के अलावा एक्स्ट्रा डिविडेंड जो कंपनी साल के बीच में देती है प्रॉफिटेबल की सिचुएशन में। अब करते हैं डिविडेंड की ट्रीटमेंट। प्रपोज डिविडेंड उन्होंने 2 बार बांटने का डिसाइड कर रखा है। 2 बार कैसे? एक मिड में, हाफ में और एक ना साल के एंड में बोला मैंने, साल के एंड में जाएगा मार्च में, ठीक है जी। अब बात करते हैं डिविडेंड की ट्रीटमेंट। डिविडेंड अगर दिया हुआ है, इधर देखो ओपनिंग, इधर दिया हुआ है क्लोजिंग, कौन सा डिविडेंड लेते हैं? इधर है 10,000, इधर लेते हैं 13,000, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग डिविडेंड। ज्यादातर वैसे डाटा ऐसे होता है, इधर क्लोजिंग होता है, इधर ओपनिंग होता है, ठीक है जी। अब अगर मैं कैश फ्लो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आता हूं, तो ये डिविडेंड का क्या करेंगे? क्लोजिंग डिविडेंड का कभी कुछ नहीं करते थे। वाइवा वाला टीचर पूछे क्यों, तो याद रखना जो ओपनिंग डिविडेंड होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 31/3/24 का, ये हो गया 31/3/25 का, ठीक है जी। मैं इस साल में हूं जिसको मैंने मतलब बॉक्स बना दिया, लेकिन जो 31/3/24 का डिविडेंड होता है ना, वो हम साल के एंड में अनाउंस करते हैं, प्रपोज करते हैं कि भाई साहब आपको 15% डिविडेंड बांटेंगे, आपको 10,000 रुपए डिविडेंड बांटेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो 31/3/24 को वो अनाउंस करते हैं और बांटते हैं उसके 10-20 दिनों में। तो मतलब बांटने के लिए तो उसको देखा जाए तो 24-25 में आना पड़ेगा, अप्रैल 2024 में। 31/3/24 को अगर वो अनाउंस कर रहे हैं तो बांटने के लिए तो अप्रैल में आना पड़ेगा ना, तो अप्रैल आपका कौन सा हो गया? अगला साल हो गया। तो मैं कैश फ्लो तो इस साल की बना रहा होता हूं, अपने लेटेस्ट ईयर की। तो फिर मैं ओपनिंग का क्यों लेता हूं? क्योंकि लेटेस्ट ईयर में मैं पिछले साल का डिविडेंड पे करता हूं। जो 31/3/24 तक का डिविडेंड है वो अगले साल पे करता हूं, और मैं कैश फ्लो 31/3/24 की नहीं बना रहा होता, 31/3/25 की बना रहा होता हूं। तो फिर मैं इसलिए ओपनिंग को प्लस माइनस करता हूं, क्योंकि ये वाला डिविडेंड अगले साल जाके हमारे प्रॉफिट में से कम या ज्यादा होता है, इसलिए उसी को चेंज करता हूं। तो इसकी ट्रीटमेंट ओपनिंग डिविडेंड ऊपर वाले वर्किंग नोट में जो 4 चीजें हैं उसमें ऐड कर देंगे, फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे, बात खत्म। चाहे वो इंटरिम डिविडेंड है चाहे वो प्रपोज डिविडेंड है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं गिवन, ठीक है ध्यान से देखना, क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं गिवन, शेयर कैपिटल गिवन है, यहाँ की 10 लाख यहाँ की 13 लाख, तो ओपनिंग के ऊपर निकाल देंगे 10% 12% जो भी है। यानी कि अगर वैल्यू दी हुई है तो भी ओपनिंग की लेनी है, परसेंटेज गिवन है तो शेयर कैपिटल कौन सी लेंगे? ओपनिंग शेयर कैपिटल के ऊपर निकालेंगे।
ओके है जी। एक बार के लिए फिर से डिविडेंड के टाइप्स बोलो जल्दी से, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड का मीनिंग जो प्रपोज डिविडेंड के अलावा साल में कंपनी देती है कि कंपनी में प्रॉफिट हो गया या कोई फेवरेबल सिचुएशन हो गई तो कंपनी शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट बांटती है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, ठीक बोल रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, क्योंकि ये पैसा जा रहा है तो फाइनेंसिंग में माइनस। क्या डिविडेंड देने से, क्या डिविडेंड देने से, ये है जी मेरी तीनों एक्टिविटी, ये हो गई, ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया, फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया। क्या मैं उल्टा बोल गया, क्या ठीक बोल गया? ऑपरेटिंग में प्लस कर दिया, फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया। अब वाइवा वाले टीचर का एक और क्वेश्चन सुनो, क्या डिविडेंड देने से कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई फर्क आया है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं आया। क्या डिविडेंड देने से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्क आया है? यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ गई है। क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फर्क आया? यस, माइनस हो गई है। क्या पूरी एज अ होल कैश फ्लो में कोई चेंज आया है? नहीं हुआ। चलो जी अगले क्वेश्चन पे, व्हाट आर द नॉन कैश आइटम्स? कह रहे हैं नॉन कैश आइटम्स क्या होती है? ऐसी आइटम्स जो हम अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन ना उनसे कैश गया है ना आया है। ये कोई एक्सपेंसेस नहीं पूछ रहे, आइटम्स पूछ रहे हैं। जब आइटम्स पूछे तो आपके दिमाग की घंटी दोनों तरफ आए। आजकल वो टोपी नहीं चल रही वो वाली, तो ऐसे दोनों तरफ टोपी घूमे, एक्सपेंस वाली भी इनकम वाली भी, क्योंकि वो आइटम्स पूछ रहा है। तो नॉन कैश आइटम कौन सी होती है? जिन ट्रांजैक्शन या आइटम से ना कैश गया है ना कैश आया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका मतलब रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नॉन कैश आइटम क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है? नहीं। लेकिन हम पी एंड एल अकाउंट से कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी ली हुई है एक्रूवल बेसिस के हिसाब से, तो इसको कैंसिल करते होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन। तो ये ऑलरेडी दीज आर एडेड इन प्रॉफिट। मैं एडिड के साथ एक वर्ड ऐड करवा रहा हूं, ये लो, दीज आर ऑलरेडी, इस शब्द को लिख लो, थोड़ी कहानी और जल्दी समझ में आएगी। दीज आर ऑलरेडी एडेड इन प्रॉफिट, ये पहले से प्रॉफिट में ऐड होती है, तो कैश फ्लो करते टाइम इसको हम वो कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं, दीज आर ऑलरेडी एडेड इन प्रॉफिट तो होता है वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, इसको लिख लो दैट इज ऑपरेटिंग में ऐड कर देना, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ऐड होगा। अगर ये पहले से ही, ये एडिड का मतलब जो मैंने लिखवाया है ना, फिर ये वो वाला प्लस वाला एडिड नहीं लिखवाया मैंने, मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड लिखना चाहिए था। फिर इस हिसाब से स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करा दी मैंने ना। डेप्रिसिएशन और प्रोविजन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं प्रॉफिट में, हमें इसको ऐड कर देना है। पहले ठीक लिखा होता, मेरे को तो ऐसे लग रहा है। बस आप भावनाएं समझ गए मेरी। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हुई पड़ी है पहले। अच्छा, वेदर, क्वेश्चन नंबर 9, 8 को टिक करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में रिकॉर्ड होंगी? चलो आगे, 10th तो इस नहीं रिकॉर्ड होंगी। 10th, फॉर विच कंपनीज कैश फ्लो इज मैंडेटरी? लिस्टेड कंपनी या जिसकी टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़ हो। यहां पे अगर आपने फॉर ऑल कंपनीज बोला तो खत्म हो जाएगा बात। फॉर ऑल द बिजनेसेस है, यानी कि यहां पे है थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट। पार्टनरशिप को, सोल प्रोप्राइटर को भी कैश फ्लो बनाना जरूरी है। फॉर ऑल बिजनेस लिखा हुआ है, कंपनी नहीं। लिस्टेड कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। दूसरा फॉर ऑल द बिजनेसेस जिसकी टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल 50 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो कंपनी है चाहे सोल प्रोप्राइटर है। 10 हो गया। 11 नंबर, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, प्रिंसिपल एक्टिविटी, दुकान का सामान खरीदना बेचना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लैंग्वेज देखो क्या लिखी हुई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब इनकम कमाना। वो कैसे कमाते हैं? हम अपने दुकान का सामान बेच के। तो लिखते कैसे हैं इसको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर मेन या फिर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। वर्ड याद करो, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? प्रिंसिपल या मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जैसे कि सेल परचेज ऑफ गुड्स। अगला लिखा हुआ है सेल ऑफ सर्विस भी, ये प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी है। अब जैसे मैं हूं, मैं सामान तो नहीं बेच रहा ना, मैं सर्विस दे रहा हूं ना, चाहे अपने क्लाइंट्स को चाहे अपने स्टूडेंट को, तो मेरे लिए जो क्लाइंट से फीस मिलती है वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। फाइनेंसिंग कंपनीज क्या होती हैं और इसकी एग्जांपल?
फाइनेंसिंग कंपनीज वो होती हैं जिनका मेन काम मतलब कपड़े जूते फर्नीचर नहीं होता, उनका मेन काम पैसों का लेन देन होता है या इन्वेस्टमेंट्स का। दोज कंपनीज हुज मेन बिजनेस इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, ऐसी कंपनियों को बोला जाता है फाइनेंस एक्टिविटी। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, हाँ इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बैंक। तो एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग कंपनीज, बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनीज, एनबीएफसी। एनबीएफसी की फुल फॉर्म आती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मथूट फाइनेंस का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? मथूट फाइनेंस एक एनबीएफसी है। तो ये कंपनियों का जो मेन काम होता है वो इन्वेस्टमेंट में डील करना होता है, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर डिवेंचर में, लोन में, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस कंपनी। इनके लिए जो भी ये जो भी शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे, इनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, इन्वेस्टिंग नहीं। देखो हमारी फर्नीचर की दुकान है, मेरी ट्यूशन की दुकान है, मैं अगर इन्वेस्टमेंट खरीदूंगा बेचूंगा, मतलब मैंने एफडी कराई, मैंने म्यूचुअल फंड खरीदे, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। देखना समझ में आया? फर्नीचर वाली दुकान के लिए और मेरी ट्यूशन वाली दुकान के लिए शेयर खरीदना, एफडी कराना इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लेकिन अगर बैंक ये शेयर खरीदता बेचता है या लोन लेता देता है तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ऑन व्हाट बेसिस कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड? कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस से क्या बनाया जाता है? पी एंड एल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, वेदर, ये क्वेश्चन यार आप इसमें से ऐसे मान लेना मेरी बात, 48 क्वेश्चन में से मिनिमम 44 45 क्वेश्चन ये सीधा सीधा स्टूडेंट के मुंह से बोले गए क्वेश्चंस हैं, बस मैंने इतिहास में लिख दिया। हाँ सुनहरे अक्षरों में, हाँ सुनहरे करे तो मैं बोल्ड किए हुए हैं। तो आप अगर इन 48 क्वेश्चन को इस वे में रिस्पेक्ट दोगे ना कि आपसे पहले एक बच्चा गया था उसने ये वाले क्वेश्चंस लिखवाए हैं कि वाइवा वाले टीचर ने पूछे थे, तो आपकी थोड़ी वो रियलिस्टिक वाली अप्रोच और ज्यादा काम करेगी। तो ये टीचर का पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू डिबेंचर कैश फ्लो है? हमने शेयर्स को काट के डिबेंचर लिख दिया या डिबेंचर को काट के शेयर लिख दिया, ना पैसा आया ना गया। ठीक है, तो ये कोई भी कैश फ्लो नहीं है। आगे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स। आंसर तो वैसे सामने लिखे हुए हैं, एक बार के लिए मैं आंसर छुपा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना। यहाँ पे लिखे हुए हैं। लो, सबसे पहले टैक्स पेड, मैं सारे नहीं करा रहा, थोड़े बहुत करा रहा हूं। टैक्स बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, नहीं याद रहता तो आप सोच लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स का क्या करते थे। टैक्स मेड होता था, याद आया? टैक्स मेड ऊपर 4 वाली चीजों में ऐड करते थे, टैक्स पेड ऑपरेटिंग के सबसे एंड में माइनस करते थे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग। डिविडेंड दिया जाता है शेयर कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट दिया जाता है लोन डिबेंचर के ऊपर। तो लोन डिबेंचर हमने क्या सीखा था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ गुड्स, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर कैपिटल इश्यूड, लोन टेकन या रिफंड, ठीक है आती है आपको। डिबेंचर इशूड या रिडीम, फाइनेंसिंग। डिविडेंड या रेंट पेड, रेंट यहां पे गलत है, रेंट पेड जो होता है वो ऑपरेटिंग होता है। ठीक है, तो रेंट पेड के साथ में मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड के ऊपर मैं लिखूंगा फाइनेंसिंग। हाँ गलत है, ये गलत है 9th वाला। अब मैंने सही लिखवा दिया, रेंट पेड ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग। तो 9th वाला आंसर सामने से कट कर देना। 10th, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग, बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी, क्या 11th वाला आपको समझ में आता है? तो 11th वाले के साथ में कोई वो बना दो कलाकारी अपनी, ऐसे ऐसे करके डेंजरस कुछ भी कर दो। 11th वाला फाइनेंसिंग कंपनी है ना, तो फाइनेंसिंग कंपनी हो गया हमारा, यही था टॉपिक जो आप पिछले 2 महीने से मेरे को तंग कर रहे थे, हो गया फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कंपनी कौन से होते हैं? बैंक बुंक, उन्होंने कोई इंटरेस्ट पे किया तो उनके लिए तो ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे मैंने देखना 4 वी और पॉपुलर क्वेश्चन लिखा है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और विड्रॉ फ्रॉम द बैंक कम्स अंडर विच एक्टिविटी?
तीनों एक्टिविटी में से ये कौन सी एक्टिविटी है? ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ये कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर तुम्हें नहीं समझ आता, ये देखो ये यहाँ पे बना हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर से वैसे से बनाते हैं सर, इस बार ना आप चेंज कर दो। ये इसमें ये देखो, इनके अपने अपने घर हैं, इसके पास कैश है, इसके पास बैंक है, इसके पास चेक है, इसके पास क्या होगा करंट इन्वेस्टमेंट, इसके पास कॉमर्शियल पेपर है, इसके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ये सारा का सारा क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, अब हमारी क्या पॉइंट आया यहाँ पे? कैश बैंक में जमा कराया या बैंक से कैश निकलवाया? इधर कैश में से माइनस हो जाएगा, बैंक में प्लस हो जाएगा। तो क्या मेरा पूरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कोई चेंज आया? नहीं आया। हाँ करंट है, ये लो। चलो आगे आगे आगे, टाइम कम है। व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ फंड एंड यूजेज ऑफ फंड? ये पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है। सोर्सेज का मतलब होता है पैसा लगाना, सोर्सेज मतलब पैसा जाना, आउटफ्लो को बोलते हैं सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है जब आप एसेट खरीद रहे हो। नहीं, सोर्सेज मैं उल्टा बोल गया, सोर्सेज मतलब पैसा आना, यूजेज मतलब पैसा जाना। तो सोर्स का मतलब होता है इनफ्लो और यूजेस का मतलब आउटफ्लो। पैसा कहां पे यूज किया, मतलब कहां कहां लगाया। तो ये 17th क्वेश्चन हमने कैश फ्लो में कभी नहीं देखा था, लैंग्वेज के साथ आ गया। सोर्स मतलब इनफ्लो, यूजेस मतलब आउटफ्लो। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं दो तीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताओ जो इनफ्लो हो। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या पीपीई, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। खत्म। 18B पे आ जाओ। लिस्ट एनी टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो आउटफ्लो हो। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट एसेट्स। चलो जी आगे 19 से दो तीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो इनफ्लो हो। इशूड ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर इशूड, लोन टेकन या बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन। इशू करने से पैसा आएगा। 19B, इनके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता। ठीक है जी, तो इनकेस किसी को कभी रिवाइज करना हो ना, तो ये वाली वीडियो जब मैं शेयर करूंगा ना, उसी को 1.5 पे लगा लिया करो घर पे, कभी हफ्ते 10 दिन बाद, कि अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, खाना खाते खाते या ऐसे ऐसे करते हो जाएगा। सीए में हम ऐसे करते थे। 19B, 19B टाइम मैं बता देता हूँ, 11:38 है। जाना है फिर पढ़ लो। नहीं वैसे तो किसी ने नहीं पूछा। नलायक सर, बड़ी देर से ना डांट नहीं खाई थी, इसलिए मन कर रहा था। दो तीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो आउटफ्लो बताएंगे, दो तीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो, हाँ यार डराओ ना, पूरी क्लास तुम्हारी दोबारा रिकॉर्ड करा देता मैं, और सेम रिपीटेशन में, फिर तुम बोर हो जाते, फिर मेरा पर्पस सोल्व हो जाता कि अब तुम्हारा वाइवा तैयार है। ये दिख रहा है सनमैक के वाला डंडा है। चलो भी आगे, दो तीन फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो के लिए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। हो गया 19C, नहीं 20। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो, ये आया ना खतरनाक, ये मुक्का स्कूल के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में से उठा के डाला मैंने। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉई बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, एक्टिविटी पहचानो। क्यों, रीजन बता सकते हो? बिल्कुल ठीक है। ना ना ना, इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ी ना इसमें रोल है, हो सकता है, लेकिन फर्स्ट रोल वो है कि हम किसको पेमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉई को। एम्प्लॉई को हम पैसे या बोनस क्यों दे रहे होंगे? उसके सैलरी के बदले में, उसके रिटेंशन के बदले में कि काफी साल से काम कर रहा है, उसकी सर्विसेज के बदले में। तो वो क्या है? बिजनेस का पार्ट है। तो इसका आंसर देखना ऑपरेटिंग है। हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, तो ये मेनली रिलेटेड है एम्प्लॉइज से। किसी ने रीजन लिखना है तो बाद में लिख देना, बिकॉज एम्प्लॉइज आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। आगे, एम्प्लॉइज पार्ट ऑफ बिजनेस हैं या बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21A, यानी कि इसके हिसाब से क्वेश्चन 48 ना बैठे, ज्यादा बैठे। स्टेट वेदर द पेमेंट कैश टू ट्रेड पेबल, इनफ्लो आउटफ्लो बताओ जी, क्या ही क्वेश्चन है? सीधा लिखा हुआ है पेड, तो आउटफ्लो है 21 का B, और इन्होंने पूछा हुआ एक्टिविटी ऑपरेटिंग है। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज बाय ए कंपनी, इनफ्लो आउटफ्लो या नो फ्लो? नो फ्लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक नॉन कैश एक्सपेंस,
नॉन कैश एक्सपेंस, और इसकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना अंडर द नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। आगे 22 का ये, हाउ डू यू ट्रीट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसके आगे लिखो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट पूछा है कि लॉस पूछा है, दोनों पूछे हैं, तो प्रॉफिट और लॉस, पहले प्रॉफिट की बात कर ले। प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा और ऊपर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और अगर लॉस है तो ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, नीचे इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाली बात सिर्फ उसी को समझ में आएगी। हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को अलग से या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को अलग से नहीं मेंशन करते, वो सेल वैल्यू में इंक्लूडेड होता है। 10 वाली चीज 15 में बेची तो मैं पूरा 15 ऐड करता हूं ना, तो 10 ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू ऐड हो गई, 5 रुपए का प्रॉफिट ऐड हो गया। लेकिन 10 वाला सामान मैंने 8 में बेचा तो मैं 8 को प्लस करता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इट मींस मैंने 10 में से 2 माइनस कर दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट और लॉस ऑलरेडी सेल वैल्यू में इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो गया, 22 ए। 22 बी, why do we add back the depreciation to net profit while preparing या कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? क्योंकि वो पी एंड एल अकाउंट में नॉन कैश आइटम पहले माइनस हो चुकी थी, क्योंकि इससे कोई कैश तो गया नहीं, तो हम माइनस कैसे करेंगे, इसलिए हम प्लस कर देते हैं क्योंकि ये एक नॉन कैश आइटम है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा वाइवा वाला ना, डेप्रिसिएशन वाले, नॉन कैश आइटम्स बताओ या नॉन कैश को ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि वो पी एंड एल अकाउंट में एक्रूअल बेसिस के हिसाब से माइनस हो गया था जबकि कैश गया नहीं। 23 का ये टैक्स की ट्रीटमेंट पूछ रहा है। 2 तरह के टैक्स होते हैं, बोलो कौन कौन से? मेड और पेड। मेड का क्या करेंगे, ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे वो 4 चीजों में, ठीक है, और नीचे पेड वाला माइनस कर देंगे। आगे 23 रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इसके सामने मैं डालूंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ना आइटम्स बड़ी कम है, 1-2 क्वेश्चन में ही आया था। रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है? जैसे पेड वाले को माइनस करते हो तो ये रिफंड वाले को हमने मतलब डिड्यूस्ड, डिडक्टेड होना चाहिए था। जब हमारी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला क्वेश्चन किया था हमने एक, तो उसमें 4 चीजों के बाद मैंने साथ साथ कराया था रिफंड वाला, तो ये वो चीज है, क्योंकि रिफंड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, हमारी प्लस हो चुकी होती है, इसलिए कह रहे हैं उसको हटाओ, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अगर वो प्रॉफिट में ऑलरेडी एडिड है तो माइनस कर देना, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड है, सर ये कैसे पता लगेगा ऐड है? यार रिफंड का मतलब क्या होता है, पैसा मिलना ना, टैक्स मिलना, तो ये बार बार थोड़ी ना मिलता है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, अगर आपके प्रॉफिट में ऐड है तो इसलिए इसको डिडक्ट कर देना। आगे 23 का सी, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो, कौन सी एक्टिविटी है? ये कह रहे हैं ऑपरेटिंग, क्योंकि जो हमें कमीशन मिलती है ना, हमारे बिजनेस का पार्ट है वो, मैं अपने बिजनेस में करता हूं कि भाई साहब मेरे को कमीशन दो, मैं आपको काम ला के दूंगा, तो ये मेरा बिजनेस है। और रॉयल्टी रिसीव, ये मेरा बिजनेस का पार्ट है, तो इसलिए कह रहे हैं ये इसका जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। 24 बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो, कम हो रहा है तो आउटफ्लो। 25 कह रहे हैं परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट या इंटेंजिबल एसेट को कहां दिखाओगे? इन्वेस्टिंग में माइनस। पेटेंट या गुडविल क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट्स, ये पीपीई एंड आईए का आईए होता है, इंटेंजिबल एसेट्स। परचेज किया है तो पैसा जाएगा। 25 बी कह रहे हैं एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग, बताओ जी। नो फ्लो, क्योंकि हमें हमारे पास मशीन आई, बदले में शेयर दे दिए, ना पैसा आया ना गया। चलें जी 20 बी के आगे 26 से, पेमेंट एंड रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज क्लासिफाइड विच एक्टिविटी, मतलब इन्होंने दोनों ही पूछ लिए। सबसे पहले आप पेमेंट की बात करें, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बोलो फाइनेंसिंग, उसके बाद रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बोलो इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग नहीं इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है, किसके ऊपर मिलता है? मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं उसके ऊपर तो मिलता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, पे हो रहे हैं तो फाइनेंसिंग। चलो जी आगे
इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी, इसके लिए बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर कोई फाइनेंस कंपनी ऐसी चीजों में डील कर रही है उसका तो काम है, तो इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आगे रेशो का चैप्टर आ रहा है। रेशो के चैप्टर में सबसे पहले मेरे को ये देखना है जी कितनी कैटेगरीज होती हैं रेशो की। अब जल्दी जल्दी स्विच कर लो जी, कैश फ्लो खत्म, रेशो शुरू। पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरी सोलवेंसी रेशियो, तीसरी एक्टिविटी रेशियो और लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब बताओ कितनी कितनी रेशियोज होती हैं? लिक्विडिटी में 2, सोलवेंसी में 5, एक्टिविटी में, और इसमें टोटल कितनी हो गई? लिक्विडिटी रेशियोज शॉर्ट टर्म पोजीशन बताती हैं, सोलवेंसी एक्टिविटी रेशियोज एफिशिएंसी या रैपिडिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, मेनली ये बताते हैं। इसके बाद क्योंकि इसके ना सारे क्वेश्चंस मैंने ये वाले फाइल में नहीं डाले हुए, क्योंकि जो जो बच्चों ने बताया मैंने तो वो डाल दिए इंपॉर्टेंट वाले। ये रेशियोज के सारे फॉर्मूले आपको नोट्स में से पढ़ने हैं। सबसे पहले मैंने कंपनी की बैलेंस शीट के मेजर हेड बना लिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी के याद है मेजर हेड? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट साइड में एनसीए और सीए। चलो जी आगे कह रहे हैं रेशियो और रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है दो आइटम्स में या दो फिगर्स में रिलेशनशिप बताना, और एनालिसिस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बड़ी सारी आइटम को स्टडी करना और उनके ऊपर वो बताना कितने टाइम्स है या ये कुछ। रेशियो एनालिसिस मीन स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम्स, कि जैसे हमारी करंट रेशो आ गई 3:1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी के 3 गुना है, कंपनी में एसेट्स यानी कि ट्रिपल है, तो ये कंपनी अच्छी है, दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। जब आप रूल ऑफ थंब के हिसाब से या रेशियोज के हिसाब से उसकी स्टडी कर रहे हो कि अच्छी है कि बुरी है। डेट इक्विटी रेशियो का रूल ऑफ थंब होता है 2:1, डेट अपॉन इक्विटी, तो ऊपर डेट है, ये रेशियो हायर बेटर होती है कि लोअर? लोअर बेटर होती है। तो ये सारी चीजें पता है क्या चीज का पार्ट है? रेशियो एनालिसिस का। जब आप लोअर हायर रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो, ये चीज। क्वेश्चन 29, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस या लिक्विड पोजीशन ऑफ या लिक्विड रेशियो क्या होती है? लिक्विडिटी पोजीशन का मीनिंग देखो क्या होता है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म जो डेट पे करनी है, जैसे कि करंट लायबिलिटी, उसको पे करने के कितने लायक है, उसकी पोजीशन बताना। लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस मींस फर्म्स एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी, क्या वो करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, लिक्विडिटी रेशियो ये सब चीजें बताती है। शॉर्ट टर्म पोजीशन यानी कि 1 साल से पहले पहले जो पैसे देने हैं। नंबर 30, लिक्विडिटी रेशियोज के टाइप दिए हुए हैं। करंट रेशियो, करंट रेशियो का दूसरा नाम याद है क्या होता था? वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरी होती थी लिक्विड रेशियो, उसके 3 नाम, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो। अच्छा जी, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? करंट रेशियो का करंट एसेट्स अपॉन लिक्विडिटी रेशियो का लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन क्विक एसेट्स का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा अगला क्वेश्चन 30, कह रहे हैं करंट एसेट्स क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट वो होती हैं जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएं, करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो 12 महीनों में कैश में पे करनी है। लिक्विड एसेट्स मोर लिक्विड होती हैं करंट एसेट से भी, उसमें दो चीजें हम नहीं लेते, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट जो कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में विद इन 1 ईयर, जैसे स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड, बिल रिसीवेबल, ये सारी चीजें, एक्रूड इनकम। करंट लायबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बिल पेबल। लिक्विड एसेट्स ये हाईली लिक्विड होती हैं एंड मोर क्विकली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में। करंट एसेट में से दो चीजें हटा दो, वो बन जाएंगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। सोलवेंसी ऑफ द बिजनेस या सोलवेंसी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करती है? कंपनी की कैपेबिलिटी टू रीपे द लॉन्ग टर्म लोन्स। सोलवेंसी रेशियो रिप्रेजेंट करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपको सोलवेंसी ऑफ बिजनेस पूछे कि बिजनेस की सोलवेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे करंट लिक्विड रेशियो, लिक्विड उसका मतलब क्या होता था कि कंपनी की कैपेबिलिटी टू रीपे करंट लायबिलिटी, यहां पे टू रीपे द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सोलवेंसी किसको बताते हैं? अगर आप के ऊपर कर्जा है 5 साल का, 2 साल का, डिबेंचर का, लोन का, अगर आप उसको पे करने के कैपेबल हो तो आप सोलवेंट हो। अगर आप पे करने के कैपेबल नहीं हो, मतलब आपके पास कम है एसेट्स वगैरह या जो भी है, तो आप कैपेबल नहीं होगे।
तो सोल्वेंसी क्या बताती है? एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द लॉन्ग टर्म लोन्स और डेट और डिवेंचर्स। और सोल्वेंसी रेशियो क्या करती है? बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ये तो हम पिछले काफी दिनों से डेली कर रहे हैं अपनी क्लास में। 33। अच्छा, टाइप ऑफ सोल्वेंसी रेशियो पूछा हुआ है। 5 रेशियो के नाम याद करते हैं, क्या थे? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बोलते हैं इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट लिख देते हैं बुक वाले। 33 कह रहे हैं आइडियल रेशियो, रूल ऑफ थंब, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड रेशियो। हम हमेशा नाम ये वाला लिखते थे अपने लिए, याद करते थे, रूल ऑफ थंब। इसके 4 और नाम देखो क्या है। आइडियल रेशियो क्या है, बेंचमार्क क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहला करंट रेशियो का रूल ऑफ थंब 2:1 होता था। लिक्विड रेशियो का 1:1, डेट इक्विटी का 2:1, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जितनी ज्यादा है 5, 6, 7 जो भी है। 34 डेट, टोटल डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे लिखता हूं जी मैं, डेट में हम क्या लेते हैं? सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट में क्या लेते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस, अगला क्या पूछा था? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस, ठीक। डेट में सिर्फ नॉन करंट, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी तो देखो तीनों में ही कॉमन है। चले जी आगे, क्वेश्चन नंबर आगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला भी अभी पढ़ के आए हैं। इक्विटी अपॉन, इक्विटी में शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व माइनस लॉसेस अगर हुए तो। चलो जी आगे। फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये भी अभी कर लिया था, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर क्या होती हैं? देखिए जी, इसमें मीनिंग लिखा हुआ है। कह रहे हैं दीज शो हाउ एसेट्स या रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर यूटिलाइज्ड एंड रिप्रेजेंट, लिखो, एंड रिप्रेजेंट एफिशिएंसी एंड रिप्रेजेंट एफिशिएंसी एंड रैपिडिटी, यही वर्ड था ना, रैपिडिटी ऑफ बिजनेस। और ये बताता है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को यूज करते हो। तो एक्टिविटी रेशियोज के नाम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कोरफो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल का नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती थी, बोलोगे? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट एसेट्स का नेट आरएफओ अपॉन नेट एसेट। नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का ऊपर नेट आरएफओ अपॉन फिक्स्ड एसेट। कह रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो होती हैं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बताती हैं। 5 हैं, जीपी, एनपी, ओआर, ओपीआर और आरओआई। चलो आगे 39। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल बिजनेस वाले। और यहां पे एक वर्ड था जो हमने रेशियो में डिस्कस नहीं किया, इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन। अगर आप याद करोगे ना, इंटरेस्ट जो है हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिया था पिछले 3 दिनों से। इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो हमने नॉन ऑपरेटिंग में लिया था, ऑपरेटिंग में नहीं लिया था। लेकिन उसमें मैं बाइफरकेट कराना भूल गया था। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन है ना, जैसे ये बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर अगर मैं दे रहा हूं, कैश क्रेडिट लिमिट के ऊपर दे रहा हूं, तो जो इसका इंटरेस्ट है वो ऑपरेटिंग ही माना जाएगा। एक बार फिर से यहां पे लिखता हूं, आप लोग भी लिख दो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये डेंजरस पॉइंट है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सर कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है? इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर्स या नॉन करंट लाइबिलिटी, ये नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लिख दिया मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं आया था ऐसा कोई ना, लेकिन बुक में, मेरी वाली बुक में होगा जरूर।
तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख भी लेंगे और इसके साइड पे एक डेंजर डूंजर का साइन डाल देंगे यहाँ पे। लो जी, इधर मैंने डाल दिया डेंजर का साइन, आप लोग भी डाल देना। आगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह रहे हैं वो बिजनेस के एक्सपेंस तो होते हैं पर बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये चीजों का कोई रोल नहीं होता कि आपकी दुकानदारी पे क्या असर पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। होते बिजनेस में ही है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये बिजनेस का ही लॉस है, एक्सपेंस है, पर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। आप ऐसे थोड़ी कहोगे, वो भाई साहब आज ना मैंने दुकान में चोरी करवाई है, तूने कितने की कराई? वो भाई साहब मैंने तो दुकान में आग लगाई है, ठंड बड़ी लग रही थी। बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस के लॉसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? कह रहे हैं टोटल इनकम्स में से, टोटल आरएफओ में से सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो। हम एक बार के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख के देखें, कल ही खत्म हुआ है। आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, सिंपल सिंपल। सर इसको फॉर्मूले को अगर हमें और तोड़ के लिखना हो, आरएफओ माइनस कोरफो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दो। अगर और भी तोड़ के लिखना हो तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर और तोड़ना है ना भाई, बेचारे को दर्द हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आरएफओ में से पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को खोलना है तो कोर फोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन अगर जीपी से निकालना है तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये सारे ओपी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन जिसका रह गया बाद में लिखवा लेना। ठीक है जी, आगे व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे कल बच्चे पूछ रहे थे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड है ना, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक ही गिवन होता है, आफ्टर डिविडेंड तक गिवन ही नहीं होता। अगर आफ्टर डिविडेंड गिवन हो तो पहले मैं डिविडेंड ऐड करूंगा, फिर टैक्स ऐड करूंगा, फिर इंटरेस्ट ऐड करूंगा, तो हमें ये ज्यादातर क्वेश्चन में कभी गिवन ही नहीं होता, इसलिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है इनटू 100। चलो जी 43 44 अभी तक हमने कभी डिस्कस नहीं किया, टीचर बहुत क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर। कह रहे हैं कोई दो रेशियो बताओ जिसमें से सारी फिगर सिर्फ पी एंड एल से उठाई जाएंगी। जीपी रेशियो सोच के देखो, जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल होता है, तो जीपी पी एंड एल का पार्ट है, सेल पी एंड एल का पार्ट है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये रेशियोज वो हैं जिसमें सारी वैल्यूज, बोथ बोला इन्होंने, बोथ बोथ वैल्यूज। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और शेयर करूं, कोई एक ऐसी रेशियो बताओ, एक ऐसी रेशियो जिसमें एक वैल्यू पी एंड एल से उठा रहे हैं, एक बैलेंस शीट से। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल में ऊपर क्या आता है? परचेज, पी एंड एल से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ट्रेड पेबल क्रेडिटर, बैलेंस शीट से आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बैठ जाएगी, आईटीआर भी बैठ जाएगी। आईटीआर का फॉर्मूला बोलना, कोरफो, कोरफो कहां से आता है? पी एंड एल से। एवरेज इन्वेंट्री कहां से आएगा? बैलेंस शीट से आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 44। आप 43 के आगे ना जीपी रेशियो, एनपी रेशियो भी लिख सकते हो, ओआर भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ठीक है जी, जो आरओआई है, आरओआई में को बताना कहां कहां से वैल्यू उठाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है 42 में। पीबीआईटी कहां से आएगा? पी एंड एल से। अपॉन क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आएगा? बैलेंस शीट से। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दो रेशियो बताओ, लो जी बोथ फिगर्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। अब बताओ सारी सोल्वेंसी रेशियो, क्या दिमाग लगाया? डेट इक्विटी दोनों बैलेंस शीट का पार्ट है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज नहीं है बस। तो डेट इक्विटी रेशियो में डेट अपॉन इक्विटी आती है, करंट रेशियो भी आ सकती है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, तो इसमें इधर देखो लिखा ही हुआ है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, साथ में हम लिख देते हैं डेट इक्विटी रेशियो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दो रेशियो बताओ जिसमें से बोथ फिगर, अच्छा कह रहे हैं वही हो तो हमने कर ही लिया ये वाला 45। कह रहे हैं एक पी&एल से उठाओ, बैलेंस शीट से उठाओ, कर लिया। 46 हाउ विल यू असेस द लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? कैसे कह रहे हैं हाउ विल यू असेस द लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कैसे पता करते हो? यार क्वेश्चन ना
पैसिव वॉइस में पूछ लिया। वैसे हम क्या बात करते थे, लिक्विडिटी रेशियो क्या बताती है, रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म। कह रहे हैं शॉर्ट टर्म पोजीशन कैसे पता चलती है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से। मतलब क्वेश्चन ने आंसर बता दिया, कह रहे क्वेश्चन बताओ अब। वाई इन्वेंट्री इज एक्सक्लूडेड, वाई, ये 2 साल पहले बच्चे से पूछा था ये वाला क्वेश्चन, 2 साल पहले। वाई इन्वेंट्री इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिक्विड एसेट, क्योंकि ये लीस्ट लिक्विड है। इन्वेंट्री अगर एब्सोल्यूट हो जाए, ओल्ड फैशन हो जाए, तो बिकेगा ही नहीं, बिकेगा नहीं तो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, कैश में कन्वर्ट नहीं होगा तो करंट एसेट कहेगी चल बाहर। ठीक है, करंट एसेट किसको अंदर लेती है भाई साहब, 12 महीनों के अंदर कैश में बदल जाओगे कि नहीं। सारी ये 100% नहीं होती, ये जर्नली होती है। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री लीस्ट लिक्विड एसेट होती है। इसके रीजन लिखे हुए हैं कि अनसर्टेनिटी है, सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ओल्ड फैशन हो जाए, कुछ खराब भी हो सकता है, प्लस अगर आपने उधार पे बेच दिया जो लेट पैसा मिलेगा। आगे, व्हाट विल हायर डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट, ये एक रिस्की सिचुएशन है। डेट इक्विटी रेशियो अगर हायर हो जाए तो ये क्या बताती है, रिस्की है। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा ज्यादा होता जा रहा है और नीचे इक्विटी अपॉन, इक्विटी का मतलब क्या होता है, अपना पैसा, इक्विटी कम होती जा रही है, कर्जा ज्यादा होता जा रहा है, तो ये रिस्की सिचुएशन होती है। और अगर इसी का मैं उल्टा बोलूं, क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर हायर की जगह क्या होगा, लोअर इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करती है कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है, इनके पास लोन कम है, ठीक है, अपना पैसा ज्यादा है। ओके जी, तो ये हमारी अब तैयारी हो गई वाइवा की फिलहाल। हाँ, टाटा बाय बाय।